नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारी आईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है। उसी के साथ हमने एक बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने संख्या पद्धति कर लिया है। रैपिड रिवीजन कह सकते हो या फिर मैराथन क्लास कह सकते हो, कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हो। उसमें पूरा टॉपिक बेसिक से क्लियर होगा और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से नवोदय विद्यालय समिति क्वेश्चन हर साल पूछती है, सारा कुछ डिटेल से चर्चा करते हैं। मैराथन क्लास होती है, लगभग 1.5 घंटे की हो जाती है। पिछली 1.5 घंटे की क्लास थी। अब अगली क्लास कितने टाइम की होगी वो भी आपको जल्दी ही पता चलेगा, क्योंकि वो भी आपकी क्लास आपके सामने जल्दी ही आएगी। और मैंने उसका टॉपिक भी आपको बताया था। उसका टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, लाभ और हानि। यानी कि अगली जो क्लास होगी मैराथन क्लास, उसका टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा लाभ और हानि का। कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले ये मैराथन क्लासेस पूरी करें, ताकि आपका और भी कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आप एग्ज़ाम अच्छे से दे के आए। लेकिन आप लोगों की दिक्कत रहती है कि आप लोग क्लास देखते नहीं हो, क्लास में जुड़ते नहीं हो। देखिए, इसमें आपका ही नुकसान है, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। अगर आप टाइम से सब कुछ स्पेशल देखोगे, क्लास देखोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट दोगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा ही होगा। और आप खुद तैयारी में भी आप कम उसको क्या बोलते हैं, चोरी करना या फिर अच्छे मन से नहीं तैयारी करना, ये सब आपके सिलेक्शन ना होने के भी रीज़न बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि अभी भी टाइम है, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नवोदय विद्यालय की तैयारी पर लगाएं। क्योंकि टाइम आपको भी पता है, पीछे 1 महीना बचा है। 1 महीने में करने वाले बहुत तैयारी कर लेंगे और किसी से कुछ भी नहीं होगा। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। चलो, ये बातें होती रहेगी। अब हम आज का जो आईक्यू टेस्ट सीरीज है, उसमें जो आज का आईक्यू टेस्ट 15 है उसको देखेंगे। इसमें मैंने आपका ये पीडीएफ मैंने सुबह ही हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, सब पर सेंड कर दिया था। सारे बच्चों को प्रोवाइड हो गया होगा। अब इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले अभी भी शायद 1-2 दिन बाकी है, क्योंकि अभी 28 मार्च है और 31 मार्च तक आपका एडमिशन ओपन है। अगर 31 मार्च तक आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो, तो आप इन दोनों नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो मैथ आईक्यू टेस्ट है उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं, सारे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी। ए बस कवर 400 किलोमीटर इन 8 आवर, दैट डिस्टेंस डिटरमाइन व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। पहली बात, आप आराम से इसमें निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं निकालना। आपको टाइम निकालना है कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो सीधा आपको स्पीड ही निकालनी है। कि यहाँ पर देखो, औसत चाल से घबराना मत। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें आप चाल ही पूछिए और कुछ भी नहीं पूछा है। काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि सर ये औसत तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, फिर क्यों क्वेश्चन डाल दिया। क्योंकि यहाँ पर औसत सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। सिर्फ वहाँ पर आपको चाल पूछ रहा है, सीधा सीधा आपको स्पीड पूछ रहा है। स्पीड निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर, तो 400 बटे 8 करेंगे तो यहाँ पर 8 से 40 कटेगा 5 बार और पीछे 0, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी, यानी कि 50 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, आराम से आप लोग कर सकते थे। उम्मीद है सबका सही हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ मनी बिकम 3 times of itself at the rate of 25%
पर एनम सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछा है। हमें नहीं, न तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, न हमें मिश्र धन दिया हुआ है, न साधारण ब्याज दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेट दी हुई है जो कि 25% है, और टाइम दिया हुआ है जो कि कितने समय में, यानी कि हमें समय ज्ञात करना है। न तो मूलधन दिया हुआ है, न कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दर से समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जब भी आपको 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी जब भी आपको दिया हो, तब आपको सिंपल उसको मूलधन को कभी भी x नहीं मानना है, सिंपल आपको 100 मानना है, यानी कि मूलधन 100 है, और 25% के हिसाब से वो 3 गुनी हो जाती है, यानी कि मिश्रधन टोटल 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। 100 का 3 गुना यानी कि 300 हो जाएगा। अब आपको पता है साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब मिश्रधन यहाँ पर 300 है और मूलधन यहाँ पर 100 रुपये है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, मिश्रधन 300 में से 200 को 100 को घटाएंगे तो ब्याज यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये, ब्याज आ गया 200। अब आपको एसआई का फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज जिसमें मूलधन भी हो, दर भी हो, समय भी हो, सब कुछ हो। तो यहाँ पर क्या होता है, PRT बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब यहाँ पर देखिए एसआई सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया, कितना है, 200 है, तो यहाँ पर 200 बराबर मूलधन हमें पता है कितना है, 100 है, तो 100 गुणा रेट हमें दी हुई है 25% है, तो 25 इंटू टाइम हमें ज्ञात करना है, तो टाइम बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से 100 से ये 100 कट जाएगा। अब आपको पता है 25 इंटू टी है, यानी कि समय गुणा 25 है। अब 25 इधर गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, समय बचेगा, तो यानी टाइम बराबर इधर हो जाएगा 200 बटे 25। ठीक है, तो 200 में 25 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8, 25 8 200 होता है। यानी कि कोई भी राशि अपने 25% की दर से अपने की कितनी 3 गुना कब होगी, तो 8 वर्ष में वो अपने की 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, जब भी आपको गुणा में दिया हुआ हो, यानी कि इतनी गुनी हो जाएगी इतनी, तो आपको मूलधन मानना है 100 रुपये, और मिश्रधन आपको पता कर लेना है, यानी कि 3 गुनी होगी तो मूलधन की 3 गुनी करेंगे तो मिश्रधन 300 आ जाएगा, 4 गुनी है तो 400, 5 गुनी है तो 500। बाद में ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, 300 में से 200 100 को घटाएंगे तो 200 ब्याज आ जाएगा। अब आपको एसआई वाला फॉर्मूला लगाना है, और जो आपको दिया हुआ है उसकी जगह वो, और जो पूछा है उसकी जगह एक्स लिख लो, या फिर टी का टी लिखो, आर का आर लिखो, जो भी पूछा है वो आप लिख सकते हो, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सीधा सॉल्व करोगे तो 8 साल आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि 12 kg आलू का मूल्य 360 है, तो 8 kg आलू का मूल्य क्या होगा। 12 kg द कॉस्ट ऑफ पोटैटो इज़ 36 रुपीज़, 36 नहीं 360 रुपीज़, एंड 8 kg प्राइस ऑफ पोटैटो, यानी 8 kg पोटैटो की प्राइस क्या होगी। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, 12 kg है, उसकी है 360 रुपये, तो हम 1 kg की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 360 में 12 का भाग दे देंगे, तो 1 kg का कितना आ जाएगा, 12 से 36 कटेगा 3 बार और पीछे 0, यानी कि 1 kg पोटैटो आलू लेंगे तो 30 रुपये लगेंगे। अब 8 kg लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 को 8 से गुणा करो डायरेक्ट, तो 8 या 24, यानी कि 240 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी तथा 180 रुपये में बेच दी गई, उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रतिशत पूछा है। ए बुक वाज बाउट फॉर ₹150 एंड सोल्ड एट ₹180, द प्रॉफिट परसेंट ऑन हिज दैट इज क्या होगा। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। लेकिन उससे पहले हमें लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, ये लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो लाभ को कैसे ज्ञात करोगे, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमें पता है विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, तो जो हमने चीज़ बेची है, यानी कि जिस प्राइस में बेची है वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिस प्राइस में हमने खरीदी वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमने बेची कितने में, 180 में बेची है, तो 180 हमारा विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य कितना है, खरीदी कितने में थी तो 150 में खरीदी तो 150 में, तो लाभ कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो 30 रुपये लाभ आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूले में लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ की जगह 30 आ गया, तो 30 बटे क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 150 था, तो 150 गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ पर 30 से 150 कटेगा 5 बार और 5 का 100 में भाग देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है और बहुत हार्ड भी है। जिसके क्वेश्चन ये ऐसे टाइप के किए हुए उनके लिए बहुत सिंपल है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पहली बार देखे हैं उनके लिए बहुत हार्ड है, और नवोदय विद्यालय ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। एक होल है जिसकी लंबाई 4.8 मीटर एंड 3.6 मीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उस फर्श को ढक सकती है। द डायमेंशंस ऑफ ए होल आर 4.8 मीटर इंटू 3.6 मीटर इज हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 1.2 मीटर कैन ओवर इट्स फ्लोर। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको टाइलों की संख्या हो गई, बोतलों की संख्या, कुछ भी संख्या पूछे तो संख्या का सिंपल फॉर्मूला है। संख्या का फॉर्मूला क्या है कि जो भी बड़ा है, बड़े का क्षेत्रफल या बड़े का आयतन, बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल या बड़े का आयतन, अगर आयतन दिया हुआ है तो आयतन, बटे छोटे का क्षेत्रफल या छोटे का आयतन। ठीक है, छोटे का क्षेत्रफल या छोटे का आयतन। यहाँ पर हमें दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि फर्श है तो फर्श का क्षेत्रफल ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3D आकृति नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2D आकृति दी हुई है, 2D फिगर दी हुई है, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो बड़ा क्या है, बड़ा एक होल है जो कि आयताकार है। आयताकार का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बड़े का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यानी 4.8 गुणा 3.6, ये बड़े का क्षेत्रफल आ गया। बटे छोटे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर वर्गाकार है। यहाँ पर स्क्वायर टाइल दी हुई है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितनी है, 1.2 है, तो 1.2 गुणा 1.2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब 1 मिनट के लिए पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट आप काटोगे तो पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक नीचे भी 1 अंक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद में पॉइंट है, इसमें भी 1 अंक के बाद में पॉइंट है, इसमें भी 1 अंक के बाद में पॉइंट है, तो डायरेक्ट कट जाएगा। अब 12 का पहाड़ा बोलो 48 आए तो 4 बार गुणा, 12 का पहाड़ा बोलो 36 आए तो 3 बार, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि उस होल में कितनी टाइलें लगेगी, तो 12 लगेगी। तो यहाँ भी आपका आंसर एकदम सही हो गया होगा। संख्या का फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी आपको संख्या पूछे, बोतलों की संख्या पूछ सकता है, टाइल की संख्या पूछ सकता है, बाल्टी की संख्या किसी को भी संख्या पूछे तो बड़े का क्षेत्रफल या बड़े का आयतन बटे छोटे का क्षेत्रफल बटे छोटे का या छोटे का क्षेत्रफल या आयतन। ठीक है, आगे देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 100 मीटर और 60 मीटर है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ चारों ओर बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग मीटर में, आपको ये पता करना है। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर 100 मीटर एंड 60 मीटर। ए 2 मीटर वाइड पाथ इज बुल्ट अराउंड द पार्क। द एरिया ऑफ द पाथ इन स्क्वायर मीटर। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा अच्छे से कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक आपको आयताकार पार्क दिया हुआ है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। अब इसके 1 मिनट इसको अंदर लिख लेता हूँ। लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। अब इसके चारों ओर 2 मीटर लंबा एक रास्ता बना दिया है। ठीक है, 2 मीटर, यानी कि इस तरफ भी 2 मीटर रहेगा, इस तरफ भी 2 मीटर रहेगा, इस तरफ भी 2 मीटर रहेगा और इस तरफ भी 2 मीटर रहेगा। 2 मीटर चारों तरफ 2 मीटर एक चौड़ा रास्ता बना दिया है। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जो आपका बीच में यहाँ पर ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पता करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला आयत दिख रहा है ना आपको,
उसमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को घटा देंगे तो बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो बड़ा वाला आयत दिया हुआ उसकी भुजाएं नहीं दी हुई है, यानी कि ये छोटा है जिसकी भुजाएं दी हुई है, ये 100 मीटर है और ये 60 मीटर है। इसके चारों ओर 2-2 मीटर यहाँ पर लंबा दिया हुआ है, यानी कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इधर भी 2 मीटर चौड़ा है। अब हमें नहीं पता है कि बड़े आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्योंकि बड़े आयत का न तो हमें लंबाई दी हुई है और न ही हमें चौड़ाई दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 100 मीटर है। अब यहाँ पर इधर भी, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, इधर भी 2 मीटर चौड़ा जा रहा है और इधर भी 2 मीटर चौड़ा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पूरा देखो 100 और 2 इधर 2 इधर, 100 और 4 और बढ़ जाएंगे तो 104 मीटर ये हो जाएगा। वैसे का वैसे यहाँ पर इधर नीचे भी ये 2 मीटर बढ़ रहा है और नीचे इधर ऊपर भी ये 2 मीटर बढ़ रहा है। तो पहले ये कितना था, 60 मीटर था, ठीक है, और 2-2 अब बढ़ रहा है तो 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यह 64 मीटर आ गया। अब बड़े का क्षेत्रफल आ गया तो बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आयत है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 104 गुणा 64, 104 गुणा 64 आ गया। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले 4 को करो, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 गुणा 6 को करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 एकम 6, ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 5 और 6 और 6, यानी कि 656 आ रहा है, 656, ठीक है। अब छोटे का आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका तो आपको लंबाई चौड़ाई दी हुई है, 100 गुणा 60 है, तो लंबाई कितनी है 100 गुणा चौड़ाई कितनी है 60, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक 2 100 के और एक 60 का जीरो, यानी पहले 3 जीरो आ जाएंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 6000। अब बड़े में से छोटे का क्षेत्रफल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 में से 0 घटाएंगे 6, 5 में से 6 को 0 को घटाएंगे तो 5 और 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 और पीछे 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 656 वर्ग मीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक है। आपको कुछ भी जब भी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2 आयत बनेंगे, एक पहले छोटा वाला और उससे बड़ा एक, चारों ओर पथ बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे तो और एक बड़ा बनेगा। तो आपको यहाँ पर जितना मीटर चौड़ा है उतना मीटर आपको ऐड करना है। इधर भी 2 मीटर जा रहा है, इधर भी 2 मीटर, तो यहाँ पर इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी बाहर वाले आयत की वो 104 हो गई। वैसे वैसे ये 60 है, उधर भी 2 बढ़ रहा है, नीचे भी 2 बढ़ रहा है तो इसकी 60 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 656। अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं कहाँ पर है, ये देखिए 656, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा 100 मीटर है। पार्क का परिमाप क्या होगा, द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। अब यहाँ पर सिंपल है, आपको पेरीमीटर पूछा है, परिमाप तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। ऐसे आपको नहीं आता तो ये ऐसे वर्ग बना लो, वर्ग की भुजा 100 है, आपको पता है वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है तो इसका भी 100, इसका भी 100 और इसका भी 100। और परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप यानी चारों भुजाओं को जोड़ना है, तो चारों को जोड़ लीजिए, 100 100 और 100 200, 200 और 100 300, 300 और 100 400, यानी कि बी ऑप्शन। और ऐसे करना चाहो तो 4 गुना भुजा की लंबाई कितनी है 100, 4 को 100 से गुणा करोगे तो भी क्या आ जाएगा 400, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, 2 व्यक्ति है प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर थी, तो वह कितने बजे आपस में दोनों एक साथ मिलेंगे। 2 persons आर स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर एट 7:30 AM if their speed of 4 kilometer per hour and 6 kilometer per hour. Initially the distance between them is 25 kilometer. If so, at what time will they meet each other? ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक की है 4 किलोमीटर, एक की 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर ये टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर है, ठीक है।
टोटल कितनी है 25 kg में किलोमीटर है। अब एक दोस्त है या एक व्यक्ति है वो यहाँ से जाएगा जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका स्पीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी देख लीजिए इसकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर हावर। इस स्पीड का मतलब क्या होता है कि ये एक घंटे में 4 किलोमीटर जाता है और ये एक घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ देखो ये एक घंटे में मान लो यहाँ तक जाता है, ये 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है, एक घंटे में, और ये भी एक घंटे में यहाँ 6 किलोमीटर आ गया। तो अब ये 4 और ये 6 10 किलोमीटर कम हो गई, पहले 25 थे अब 15 पीछे बचे हैं। वापस एक घंटा और लगाएगा तो यहाँ ये 4 किलोमीटर और आ जाएगा, यानी कि इसको 2 घंटे लग गए। ये भी इधर आएगा तो इसको भी 6 घंटे और 6 किलोमीटर और आएगा तो 1 घंटा और लगेगा, यानी कि दोनों को 2-2 घंटे लग गए। और अब इधर 4 4 8, इधर 6 और 6 12, 8 और 6 22, 12 और 8 20 हो गए, टोटल 25 है। अब 5 किलोमीटर बच गए, अब 5 किलोमीटर बच गए। अब आपको यहाँ से देखोगे कि इधर से ये 4 जा रहा है और इधर से एक 6 आ रहा है, तो टोटल ये एक घंटे में कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये एक घंटे में 4 किलोमीटर, ये एक घंटे में 6 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में दोनों 10 किलोमीटर तय कर रहे हैं। अब यहाँ पर पीछे कितनी बची है, पीछे 5 किलोमीटर बची है। तो अगर एक घंटे में 10 किलोमीटर तय करते हैं तो पीछे 5 बची किलोमीटर है, वो आधे घंटे में दोनों पहुंच जाएंगे एक दूसरे के पास। तो अब पहले तो ये दोनों के पास 2-2 घंटे तो पहले ये चल चुके हैं और आधा घंटा और चलेंगे, तो टोटल कितना चलना पड़ेगा, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ था कि सुबह 7:30 बजे रवाना हुई है, तो 7:30 में 2 घंटे 30 मिनट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 30 मिनट को जोड़ेंगे तो 60, और 7 और 2 9, यानी कि 9:60। इसको अपन 10 बजे भी कह सकते हैं, क्योंकि 9:60 का मतलब क्या होता है 10 बजे। तो वो दोनों एक साथ दोनों कब पहुंच जाएंगे, तो वो दोनों एक साथ 10 बजे अपने अपने मतलब कि दोस्तों से आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। जो पहला है वो दूसरे से मिल जाएगा, दूसरा पहले से मिल जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, 10 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं और इसमें बच्चे सारे काफ़ी गलत करते हैं कि यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई 11 और 21 निम्न में से क्या है, कौन सा कथन सत्य है। दोनों संख्याएं भाज्य है, दोनों संख्याएं सम है, दोनों संख्याएं सहभाज्य है, दोनों संख्याएं 3 के गुणन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर 11 एंड 21, बोथ आर कंपोजिट नंबर, यानी कि दोनों भाज्य है, कंपोजिट नंबर है। बोथ आर इवन नंबर, यानी कि दोनों सम संख्या है। बोथ आर को प्राइम, यानी कि दोनों सहभाज्य संख्या है। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि दोनों 3 के गुणा में है। अब यहाँ पर देखिए एक तो 11 है और एक 21 है। अब ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, पहले दोनों भाज्य संख्या हैं, तो आपको पता है 11 है वो भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला वाला दोनों भाज्य संख्या तो है नहीं। अब देखिए दोनों सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर न तो 11 सम है और न ही 21 सम है, दोनों में से कोई भी सम नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, दोनों 3 के गुणज है, तो 3 के गुणज यानी कि दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 21 है वो तो 7 बार बोलेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 11 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। अब पीछे बचा ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो भी दोनों संख्याएं हैं उनका HCF, यानी कि उनका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो दोनों का एक आएगा, दोनों का क्या आएगा, एक आएगा। तो इन दोनों का HCF लेते हैं, तो दोनों का HCF लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 11 में सिर्फ और सिर्फ 11 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, 21 में 3 का भाग जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 का जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, यानी कि दोनों का HCF क्या आ रहा है, दोनों का HCF 1 आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चन कथन वाले बहुत सारे गलत हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अंक हमें दी हुई है 7, 2, 4, 8, 0 से बनने वाली 5 अंक बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 7, 2, 4, 8
एंड जीरो व्हेन वन डिजिट यूज इन वंस टाइम, यानी कि नीचे वाले ये एक अंक एक बार प्रयोग हो, ये ना भी दी हुई हो तो भी क्वेश्चन सेम रहता है, और दी हुई है तो भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट दिए हुए 7 2 4 8 0, 5 डिजिट है और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी बड़ी संख्या बनानी है तो पहले बड़ा अंक लिखेंगे, तो बड़ा अंक क्या 8 है तो पहले 8, उसके बाद में 7 है तो बाद में 7, उसके बाद में 4 है तो 4, उसके बाद में 2 है तो 2 और बाद में 0 लिख लेंगे। तो 87,420 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि 144 का 3/4 गुणा 96 के 2/3 गुणे से कितना अधिक है। तो पहले इसको निकालते हैं कि यहाँ पर देखिए 144 का 3/4 गुणा कितना होगा, तो 144 का 3/4 गुणा 3/4, इसको काटेंगे 4 से तो 4 तिया 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, यानी कि 108 आ जाएगा। यानी कि 144 का 3/4 गुणा कितना होगा, 108 होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1/108 आ गया। अब 96 का 2/3 गुणा निकालना, तो 96 गुणा 2/3, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 12, गुणा 2 से गुणा करेंगे तो 4 2 दूनी 4, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 64। अब आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि 108 64 से कितना अधिक है, तो 108 में से 64 को घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4, और 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4, यानी कि 44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या दिया हुआ है। 12 नंबर कि यहाँ पर ये संख्या दी हुई है, इसमें 16 का भाग देना है और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। तो हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भाग दे, थोड़ा सा बड़ा करके भाग दे देते हैं तो क्वेश्चन मिटेगा नहीं। यहाँ पर संख्या भूल गए, यहाँ से ही भाग दे देते हैं। किसमें 16 का भाग देना है, किसमें देना है 64, 16 और 64, इसमें 16 का भाग देना है। ठीक है, तो पहले 64 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, 16 चौके 64, यहाँ पर 16 चौके 64, 0 1 उतरेगा, 1 में भाग नहीं जा रहा है तो 0, भाग टूटने पर 0, फिर 6 उतरेगा तो यहाँ पर 6, अब 16 एकम 16, तो यहाँ पर 16 एकम 16, 0 बचेगा, फिर 6 उतरेगा तो 16 में 6 का भाग 6 में 16 का 6 में भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से भाग टूटेगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर 4 उतरेगा तो 64, 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पर 16 चौके 64। ठीक है, तो यहाँ पर 40 10 4 यानी कि 40,104 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 40,104 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के 5 गुणज है कौन से, तो 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 3। अब इनका सबका सम पूछा है, टोटल योग पूछा है, तो सबको जोड़ दो, तो 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का 0 और हासिल 2 लग जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि 90 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर जो भिन्नों की जोड़ है वो आपको दी हुई है, तो भिन्नों की जोड़ निकालना, इनका क्या दिया हुआ है, भिन्नों की जोड़ दी हुई है, इनका दशमलव समतुल्य क्या होगा, यानी कि इसका दशमलव में मान क्या होगा ये आपको पूछा है। जब भी आपको दशमलव में मान पूछे तो सबसे पहले भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 3/4 को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा ये पता कर लीजिए। तो 3 का 4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले इस भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो 3 में भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा। अब 30 हो गया, 30 में 7 चौके 28, 7 बार, फिर 2 बचेगा, 2 के पीछे 0 आएगा तो 5 चौके 20, यानी कि ये तो पॉइंट 75 आ गया, प्लस 5 में 4 में 5 का भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा 40 हो जाएगा, 8 5 40, यानी कि 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 8 5 40 होता है तो 0.8, प्लस अब 8 का 25 में कितना बच जाएगा तो पॉइंट लगेगा, फिर 80 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, पीछे 5 बचेगा और 0 आ जाएगा तो 25 दूनी 50, यानी 0.32 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ना है तो यहाँ पर 0.75, 0.8 और 0.32। ध्यान रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 7 5 और 2 7, फिर 7 और 8 15, 15 और 3 18,
और पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.87, 1.87 यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 1.87। पीछे जीरो भले ही लगा हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये मैं कहूँ क्वेश्चन बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, इसमें पॉइंटों से कंफ्यूज मत होना कि 3.65 में 0.6 का भाग देंगे तो इतना आ रहा है, ठीक है। अब 3.65 का मतलब कितना है वो ध्यान से देख लीजिए। 3.65 इसमें से 0.5 का भाग देंगे, अगर पॉइंट नीचे ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद में 2 अंक थे तो 2 जीरो आ जाएंगे, नीचे वाले पॉइंट के बाद में 1 अंक था तो 1 जीरो आ जाएगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 365 में अगर 50 का भाग देते हैं, 365 में अगर 50 का भाग देते हैं तो आंसर आपका 1.85 आता है। तो 365 में 0.5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 365 में 0.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आपको पूछा है। तो अब जैसे मान लो कि इसमें अपन 50 का ही भाग देते थे, ठीक है, इसमें 50 डायरेक्ट 50 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 1.805, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखिए 50 हमें किसका भाग देना है, 0.5 का देना है। 1 मिनट, इसको 1 मिनट कन्वर्ट करते हैं, बैक लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा हमें किसको सोल्व करना, वो पूरा कट गया, कोई नहीं। 365 में 0.5 का भाग देना है। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 5, यानी कि 65 में 5 का भाग देना है, तो यहाँ पर 5 भाग देंगे तो 7 5 35, 1 बचेगा, 5 दिया 15 और फिर जीरो का जीरो। एक मिनट, इसको वापस करते, थोड़ा देर रुकिए। कि 3.65 है, इसमें अगर 0.5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, तो आपका आता है 1.825 आता है, 1.825 आता है। तो 365 में 0.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो अब इसका भी आंसर आएगा, वो तो क्या आएगा 1825 ही आएगा, लेकिन अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो अगर पॉइंट इसको हटाना है तो इसमें भी पॉइंट के बाद में 1 अंक कम करना पड़ेगा, तो इसको हटा के यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट था, इसको नीचे वाले 1 पॉइंट को हटाया है तो ऊपर वाले भी 1 अंक को कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 36.5 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 1.825 आ रहा है, ठीक है। अब वैसा का वैसे यहाँ पर नीचे 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट कुछ नहीं था, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया और ऊपर भी कुछ नहीं है, तो अगर इसमें और करना है, इसका भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पर पहले पॉइंट यहाँ पर आ रहा था, तो अब 1 अंक इधर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। देखिए इसको अगर पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर 1 अंक के बाद में पॉइंट है, वैसे इधर भी आप कर सकते हो, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक थे तो नीचे अगर पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और इधर पॉइंट के बाद में 1 अंक था, इसको हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो चला जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा 365/50, ठीक है। अगर 365 में 50 का भाग देते हैं तो 1.825 आता है। तो 365 में 0.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा। अब देखो पहले सीधा 50 का भाग दे रहे थे, अब 0.5 का भाग दे रहे, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इसके आगे पॉइंट लगाएंगे तो यानी कि 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तभी 0.5 आएगा। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, जहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है उसके 2 अंक आगे बढ़ा लेंगे, यानी कि यहाँ पर 1.85 यहाँ पर हमें पहले से दिया हुआ है ये वाला, इसमें पॉइंट इसको 2 अंक आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 182.5 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, सरल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं, आप आराम से सोचोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें 17/25 का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो 17/25
इसको 25 में प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, 4 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 चौके 68, यानी कि 68%। ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी बी है, वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग आने वाली संख्या के दहाई स्थान तथा इकाई स्थान पर आए अंकों का अंतर क्या होगा। तो 6 के प्रथम 5 का योग कितना होगा पहले वो तो पता करें। तो क्या होगा, 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजन 30, ये 5 हो गए। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 दूनी 8, 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 0 20, तो 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि 90 आ गया। अब 90 आ गया, अब हमें क्या आने वाली संख्या 90 है। 90 के दहाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर क्या होगा। तो इकाई के स्थान पर 0 है और दहाई के स्थान पर 9 है, तो दोनों को घटाएंगे, अंतर पूछा है तो 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है प्राप्त कीजिए जिसमें यदि 1277 तथा 1378 का 68 का भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। तो आपको पता है प्रत्येक बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है और प्रत्येक पीछे शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 1277 एंड 1368 आर डिवाइडेड लिविंग एट द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। अब इसको कैसे करेंगे, आपको पता है कि पीछे हर बार 3 शेष बच रहे हैं, तो 3 पीछे शेष ना बचे उसके लिए हम पहले से 3 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1277 और 1368 है, इसमें से पहले से 3 को घटा देते हैं, इसमें भी 3 को घटाएंगे, इसमें 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1277 में 3 को घटाएंगे तो 1274 आ जाएगा, और इसमें से 1268 में 3 को घटाएंगे तो 1365 आ जाएगा। अब इन दोनों का मत्स्य ले लो, HCF ले लो, तो बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1274, ठीक है, यहाँ पर 1274 और इधर 1365, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो 6, 7 में 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। अब देखो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अब 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, अब देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भी भाग नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का वैसे भी नहीं चला जाएगा, 7 का देखो 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 7 9 7 63, फिर 7 एकम 7, सॉरी 7 का भाग देंगे तो 9 7 63, ठीक है, और 7 एकम 7, यहाँ 91 आ गया। अब वापस देखो, वापस 7 का भाग दे जा रहा है, वापस 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7, सॉरी वापस 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना, 7 एकम 7, पीछे 2 बचेगा, 7 या 21, यानी 13 बार चला जाएगा। अब 13 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले यहाँ पर 13 का भाग, उससे पहले 7, उससे पहले 7, इसमें भाग देंगे तो 2 का तो जा ही नहीं रहा है, 3 का देख लो, 6 4 और 5 9, और 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अंकों का योग कर लो, उसमें 2 3 का भाग दे दो, तो 4 तिया 12, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 1 बचेगा, 5 तिया 15। अब वापस देखो 5 5 10 और 4 14, नहीं जा रहा है तो 5 का भाग दो, तो 5 9 45, 5 एकम 5 91 आ रहा है। अब 91 में 7 का भाग जाएगा, 13 7 91, और पीछे 13 का भाग जाएगा तो 91। अब इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो हमें तो कॉमन ही पता करना है, तो दोनों में 7 और 13 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 7 गुणा 13, 13 7 91 होता है। तो इसका जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 91 होगी, जिसमें अगर इन दोनों में संख्या में 91 का भाग देंगे तो प्रत्येक बार पीछे 3 3 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ तक तो 1274 में तो 91 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और अगर इसमें 3 बचाना है तो पीछे 3 ऐड करेंगे तो 77 में 3 बच जाएगा। वैसे 65 में भी पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन 68 में पीछे 3 बच जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, यहाँ पर आपको लसअप लेना है, कुछ भी नहीं करना, तो लसअप ले लो, एलसीएम ले लो 114 और 95 का, तो पहले 2 का भाग दे दो, तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 95 में नहीं जा रहा है तो छोड़ दो। वापस से 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर देखो 3 का भाग देंगे तो 5 दूनी 3 दूनी 3 एकम 3,
3 एकम 3, पीछे 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 9 3 27, ठीक है। इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है तो छोड़ दो। अब 5 का भाग दो, 19 में 5 का भाग नहीं जा रहा है तो छोड़ो। 95 में जा रहा है तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नम 45। अब 19 का ही भाग जाएगा क्योंकि दोनों जगह 19 19 है तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19 का अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 19 को 3 से गुणा करेंगे 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57 हो जाएगा, 57। और ऊपर 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10। अब 10 को 57 से गुणा करेंगे तो पीछे 57 के पीछे एक जीरो लग जाएगा क्योंकि 10 का जीरो आ जाएगा, तो 570, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब एक जस्ट 2 क्या है, उसके जस्ट बाहर में है तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो यानी कि जो मजला कोष्टक सोल्व करेंगे तब तक 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 माइनस 3, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 24 प्लस बड़े कोष्टक को सोल्व किया तो 3 आ गया। अब 24 में से 3 को जोड़ेंगे तो 24 और 3 27 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक क्वेश्चन समझ लिए। आज का मैथ टेस्ट यहीं तक समाप्त होता है। और फिर से बता देता हूँ 31 मार्च लास्ट है। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप दिए गए जो नंबर है PDF पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप ऐड हो सकते हैं। उसके बाद में आपको ऐड नहीं किया जाएगा। वो हमारे कुछ प्राइवेसी रूल्स होते हैं, ग्रुप्स के रूल्स होते हैं, हमारे चैनल के रूल्स है कि 1 मंथ पहले किसी भी नए बच्चे को ऐड नहीं करते हैं। तो आप 31 मार्च अभी भी 2-3 दिन पड़े हैं, तब तक आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।